इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खाना खेतों से हमारी थाली या प्लेट तक कैसे पहुंचता है। चलिए एक आसान उदाहरण से शुरू करते हैं। यहाँ खाने की एक प्लेट है, मान लीजिए ये अंकित की प्लेट है। इसमें बहुत सी अलग अलग चीज़ें हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये सभी अलग अलग चीज़ें देश भर के अलग अलग खेतों से आई होंगी? मान लेते हैं कि अंकित पश्चिम बंगाल में कहीं रहता है और ये उसकी प्लेट है और अंकित इस खाने का उपभोक्ता है, यानी इसे खाने वाला है। अब अगर हम सोचें तो उसकी प्लेट में जो पराठे हैं वो गेहूं से बने होंगे और पश्चिम बंगाल में गेहूं ज़्यादा नहीं उगता है। तो मान लेते हैं कि गेहूं को हरियाणा के किसी खेत से ट्रांसपोर्ट करके लाया गया होगा। ठीक है, तो गेहूं को खेत से अंकित यानी उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए एक लंबी दूरी तय करनी पड़ी, है ना। इस दूरी को ही मूल रूप से खाद्य मील या फूड माइल्स कहा जाता है। तो इस खास उदाहरण में गेहूं के लिए फूड माइल्स लगभग 1800 किलोमीटर हैं, जो कि खेत और अंकित के बीच की दूरी है। हम इसे किलोमीटर में लिख रहे हैं। भले ही नाम में माइल्स या मील शब्द है, लेकिन हम फिर भी मीट्रिक यूनिट्स यानी किलोमीटर का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण लेते हैं और इसे थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि निशा मदुरई में बैठी है और वो सेब खा रही है। अब हमें पता है कि सेब दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में नहीं उगते हैं, तो बहुत संभव है कि ये सेब उत्तर भारत से कहीं से आए होंगे, शायद जम्मू कश्मीर से या हिमाचल से, है ना। तो ये सेब का बाग है, शायद कश्मीर में या हिमाचल में कहीं, और ये हमारा स्रोत है, सोर्स है। ये वो बाग है जहाँ सेब उगाया जा रहा है। और अगर हम नक्शे को थोड़ा जूम आउट करके देखें तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि सेब को कितनी दूर तक का सफ़र तय करना पड़ा। सेब को पूरे देश की लंबाई पार करनी पड़ी। शायद सबसे पहले सेब नीचे चेन्नई आए होंगे जहाँ कोई गोदाम होगा, और फिर वहाँ से और नीचे मदुरई तक गए होंगे, और ये एक बहुत लंबी दूरी है। इस मामले में खाद्य मील या फूड माइल्स और भी ज़्यादा होने वाले हैं। ये लगभग 3200 किलोमीटर है। एक सेब के लिए ये बहुत लंबी यात्रा है ना। लेकिन अब आप सोच सकते हैं कि खाने की चीज़ों की इतनी दूर की यात्रा करने में इतनी क्या बड़ी बात है। लेकिन अगर हम इस बारे में सोचें तो क्या आपको नहीं लगता कि जिस ट्रक में ये सेब लाए गए होंगे उसने रास्ते में कुछ प्रदूषण फैलाया होगा, और उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए इतनी लंबी दूरी तय करने के दौरान कुछ सेब सड़ गए होंगे या बासी हो गए होंगे, है ना। तो जब फूड माइल्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो सामने आती हैं। चलिए अब एक और उदाहरण देखते हैं। इस बार चलिए एलिसा के बारे में बात करते हैं, जो अमेरिका में रहती है और चावल बना रही है। अब एलिसा हमारी उपभोक्ता है, कंज्यूमर है। अब अमेरिका में चावल ज़्यादा नहीं उगता है और अमेरिका ज़्यादातर चावल दुनिया के पूर्वी हिस्से से आयात करता है, मतलब इंपोर्ट करता है। भारत, चीन, थाईलैंड और वियतनाम, ये सभी देश अमेरिका को चावल निर्यात करते हैं। ठीक है, तो संभव है कि चावल ऐसे ही किसी खेत से आया होगा। अब चलिए जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इस चावल को अमेरिका में एलिसा तक पहुंचने के लिए कितनी दूर का सफ़र तय करना पड़ा। तो मान लेते हैं कि चावल थाईलैंड से चलना शुरू हुआ और समुद्र के रास्ते पूरे अमेरिका तक पहुंचा। तो इस पूरी यात्रा में दूरी बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए खाद्य मील फूड माइल्स भी बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। यहाँ फूड माइल्स लगभग 15,000 किलोमीटर हैं और ये 20,000 किलोमीटर भी हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि जहाज़ ने कौन सा रास्ता लिया, और ऐसी ही और कई बातें, है ना। तो फिर से वही समस्या, जहाज़ ने रास्ते में बहुत प्रदूषण फैलाया होगा। भले ही मान लें कि उसने सुएज नहर से कोई शॉर्टकट लिया हो, फिर भी उसने कुछ ना कुछ प्रदूषण तो फैलाया ही होगा, और ये कोई बहुत अच्छी बात तो है नहीं। चलिए अब हम अपने आखिरी उदाहरण पे आते हैं। ये अनुष्का है। मान लेते हैं कि ये मुंबई में रहती है और उसे स्विस चॉकलेट या जर्मन चॉकलेट्स खाना बहुत पसंद है, और अनुष्का यहाँ हमारी उपभोक्ता है। अब स्विस चॉकलेट और जर्मन चॉकलेट, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, शायद स्विट्ज़रलैंड या जर्मनी से आती होंगी। तो मान लेते हैं कि हमारी चॉकलेट फैक्ट्री स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, तो यहाँ चॉकलेट्स बनाई जाती होंगी। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। हालांकि स्विट्ज़रलैंड चॉकलेट्स के लिए बहुत मशहूर है, लेकिन कोको बीन्स, जो चॉकलेट बनाने की मुख्य सामग्री है, वो स्विट्ज़रलैंड में उगती ही नहीं है,
बल्कि ये यहाँ के किसी पड़ोसी देश में भी नहीं उगती है। तो इन सभी देशों को, स्विट्जरलैंड, जर्मनी या बेल्जियम को, दुनिया के दूसरे कोनों से कोको बीन्स आयात करनी पड़ती हैं, इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो कोको बीन्स एक ऐसी चीज़ है जो गर्म और नम यानी ट्रॉपिकल इलाकों में उगती है और इसलिए इक्वाडोर, ब्राज़ील, आइवरी कोस्ट और घाना इसके कुछ बड़े उत्पादक और निर्यातक हैं। आइवरी कोस्ट दुनिया में कोको बीन्स का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कोको बीन्स असल में इस इलाके से आते हैं। चलिए हम आपको कोको बीन्स के पेड़ की एक तस्वीर दिखाते हैं। ये कोको बीन्स का पेड़ है और ये बीन्स को उगाने वाला व्यक्ति यानी कल्टीवेटर है। अब अगर हम इसके बारे में सोचें तो चलिए जूम आउट करते हैं और पूरी तस्वीर देखते हैं। तो बीन्स को उगाने वाले यहाँ कहीं हैं, हमारा मतलब पीले रंग वाले हिस्से हमारे कल्टीवेटर हैं। लाल रंग वाला हिस्सा वो है जहाँ हमारी बनाने वाली फैक्ट्री है यानी मैन्युफैक्चरर हैं। तो सभी कोको बीन्स को यात्रा करके पहले फैक्ट्री तक जाना पड़ता है और फिर यहाँ से ये भारत में बैठे हमारे उपभोक्ता तक पहुँचती है। तो अगर हम इस पूरी कहानी को देखें तो हमें समझ में आएगा कि चॉकलेट के फूड माइल्स सच में बहुत ही ज़्यादा हैं। कुछ सामग्रियों ने तो अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए लगभग 16,000 किलोमीटर का सफ़र तय किया होगा। और इस पूरी कहानी में एक और बात यह है कि स्विट्ज़रलैंड से भारत तक चॉकलेट को हवाई जहाज़ से लाया गया होगा, क्योंकि समुद्री रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और ज़मीन के रास्ते आने में बहुत सारे देशों की सीमाएं पार करनी पड़ती हैं। तो इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि चॉकलेट को स्विट्ज़रलैंड से भारत हवाई जहाज़ से भेजा गया होगा। और हवाई यात्रा वातावरण में बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाती है। तो इस पूरी कहानी को छोटा करते हुए चलिए उस बड़े सवाल का जवाब देते हैं, फूड माइल्स मायने क्यों रखते हैं। चलिए जो हमने देखा उसका सार समझते हैं। फूड माइल्स कार्बन उत्सर्जन, कार्बन एमिशन यानी प्रदूषण के कारण मायने रखते हैं। हम अपने खाने को जितना दूर तक ट्रांसपोर्ट करेंगे उससे उतना ही ज़्यादा प्रदूषण फैलेगा और ख़ास तौर पे हवाई यात्रा के मामले में हवाई यात्राएं सबसे ज़्यादा खराब होती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है। सड़क के जरिए होने वाले परिवहन में कम उत्सर्जन होता है, रेल में उससे भी कम उत्सर्जन होता है और पानी के जहाज़ों में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन होता है। तो अगर असल में हम देखें तो सड़क, रेल और जहाज़ हवाई यात्रा से बहुत 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 बेहतर होते हैं। खाली चीज़ों को ही नहीं बल्कि इंसानों की हवाई जहाज़ यात्रा भी बहुत प्रदूषण फैलाती है। अब दूसरी समस्या खास तौर पर फलों और सब्जियों के लिए, जैसे हमने निशा के बारे में बात की जो कश्मीर में उगे सेब खा रही थी। ये फल और सब्जियां खराब हो सकती हैं, है ना। ये भी एक बड़ी समस्या है, इससे खाना वेस्ट होता है। लेकिन शायद आप सोच रहे होंगे कि एक मिनट, मैंने तो वो फल और सब्जियां खाई हैं जो बाहर से इंपोर्ट की गई थी। उन्होंने शायद 10,000 किलोमीटर का सफ़र तय किया होगा, लेकिन वो तो एकदम स्वादिष्ट और ताज़ा थी। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि खाने का ताज़ा रहना एक समस्या है। तो अगर खाने ने 10,000 या 20,000 किलोमीटर का सफ़र तय किया है और वो अभी भी ताज़ा है तो इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है, और हम ये नहीं कहेंगे कि पक्के तौर पे ऐसा ही होता है हमेशा, लेकिन इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि उनमें प्रिजर्वेटिव्स यानी खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने वाले केमिकल्स, परिरक्षक का इस्तेमाल किया गया हो। तो कुल मिलाकर ज़्यादा फूड माइल्स पर्यावरण के लिए और कभी कभी हमारे स्वास्थ्य के लिए भी खराब होते हैं। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि हम वही खाएं जो हमारे आसपास यानी लोकली उगाया जाता है, ताकि हम भी स्वस्थ रहें और अपने पर्यावरण को भी स्वस्थ रखें।